नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम इमरजेंसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो इमरजेंसी टॉपिक है ये भी क्वाइट इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, इसलिए हमने प्रायोरिटी टॉपिक में इसे भी चुना है। और अब तक आप देखेंगे कि अच्छा खासा आपका पॉलिटी का टॉपिक खत्म हो गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी जल्द से जल्द कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जब हम बात करते हैं इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी का मतलब ही होता है आपातकालीन। और थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड दें तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है हमारे देश में, जो हो सकता है हमारे संविधान के अनुसार चीजें ना चल रही हो, यानी कि एकता अखंडता पर खतरा आ गया हो, या फिर कोई बाहरी देश ने कुछ हमला कर दिया हो। तो ऐसे में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। उसमें भी किसके ऊपर? जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उनके ऊपर है। ठीक है। या फिर स्टेट में कुछ डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट सही से फंक्शन नहीं कर रही है, तो भी वहां पर इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो एक एक करके हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें से इमरजेंसी का प्रोविजंस लिया गया था और हमारे संविधान में इसे ऐड किया गया। एंड जो हमारा इमरजेंसी है, इट्स ए पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पार्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछ देगा, बोलेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस। तो पार्ट 18 ध्यान रखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चलिए, इमरजेंसी के प्रोविजंस तो जो लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन किया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इसको स्पेसिफिकली बोले तो जो आपके नेशनल इमरजेंसी, वो भी एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर जब होता है तो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो इसका प्रोविजन वेमार कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अब जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है उसके तीन टाइप हैं। एक तो है आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी, दूसरा है आपका प्रेसिडेंट रूल, तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आप ये आर्टिकल्स भी याद रखेंगे, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? देखिए, 52 में +4 जोड़ दिया 56, 56 में +4 जोड़ दिया तो 60, ऐसे करके आप याद रखेंगे। और सबसे अंत में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ओके। अब ये जो आपका एक्सटर्नल इमरजेंसी है, मतलब इसको हम नेशनल इमरजेंसी डालते हैं। नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी में आपका दो टाइप का हो सकता है: इमरजेंसी काउजिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, इस प्रकार का सिचुएशन, या फिर इंटरनल रिवेलियन, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में क्या फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट होगा, पार्लियामेंट का क्या पावर हो जाता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का क्या पावर एक्सटेंड हो जाता है, वो सब हम देखेंगे। जो दूसरा है आपका, वो है आपका प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है कि भाई स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है टू रन द गवर्नमेंट, तो इसीलिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके अपने ग्राउंड है, वो भी हम देखेंगे। और ये अच्छे से ध्यान रखना है कि इमरजेंसी चाहे कोई भी हो, प्रेसिडेंट रूल हो या फिर नेशनल इमरजेंसी हो या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ऑफिशियली प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। और जो इमरजेंसी के पावर्स हैं, मतलब जो इमरजेंसी अगर लग गई तो भाई हो सकता है गवर्नमेंट ने गलत मंशा से इमरजेंसी लगाई होगी, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए लगाई होगी। तो ऐसे में ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इमरजेंसी सही मायने में जो लगाई गई वो उचित है या अनुचित है, संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो उसके लिए डिसाइड कौन करता है? तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से डिसाइड हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू भी एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि अगर इमरजेंसी लग गई तो फिर जुडिशियल रिव्यू का पावर
सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी पर। तो नेशनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड था ओरिजिनली था इंटरनल डिस्टरबेंसेस, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी तो चलिए ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है ना। एक ग्राउंड नेशनल इमरजेंसी का है वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। जो दूसरा है वो है आपका आर्म्ड रिवेलियन। तो ये जो आर्म्ड रिवेलियन वाली चीजें है ना, ये इंटरनल इमरजेंसी के अंतर्गत आती है। लेकिन शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय आर्म्ड रिवेलियन नहीं था। उस समय जो शब्द था इंटरनल डिस्टरबेंसेस। लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रिवेलियन से रिप्लेस किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये तब हुआ जब आपका 1976 के दौरान इमरजेंसी जब समाप्त हुई, तब जाके इमरजेंसी का सिचुएशन दोबारा ना आ जाए, और अगर इमरजेंसी लगाए जाए तो बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हो। तो संविधान में कुछ संशोधन भी किया गया था 44th CAA के माध्यम से। तब आप देखेंगे कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ये भी हुआ था, ये सब 44th अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ कि भाई अगर आपको इमरजेंसी प्रोविजंस लगानी है, इमरजेंसी रिवोक करना है, मतलब इमरजेंसी लगाना है, एग्जीक्यूट करना है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, वो रिटन रिकमेंडेशन देंगे, लिखित में रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ इमरजेंसी लगाने चाहिए। नहीं तो क्या हुआ था कि जो इमरजेंसी लगी थी 1970s के दौरान, तो इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ही सिर्फ वर्बल रिकमेंडेशन से ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने लगा दिया था। तो ऐसी चूक फिर से ना हो, पूरा कैबिनेट की सहमति से इमरजेंसी लगाने का प्रोविजन डाला गया। उसके बाद देखिए कि अगर इमरजेंसी लगा दी गई, नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई, तो 1 महीने के भीतर भीतर, मतलब जिस दिन को इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी लगी, 1 महीने के भीतर भीतर जो दोनों हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। अप्रूवल मतलब रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इमरजेंसी के कंटिन्यूएंस को लेकर विद इन द 1 मंथ, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ये सब हम बात करेंगे, आप इसकी चिंता ना करें। वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बस स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी ही दिया जाएगा, चांसेस वही है, लेकिन हम फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर देखिए जो ड्यूरेशन है, मतलब टर्म नेशनल इमरजेंसी का, तो इनडाइफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। बस एक शर्त है कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूवल होनी है स्पेशल मेजोरिटी से। तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल करवाते जाइए और नेशनल इमरजेंसी को 6 6 महीने पर एक्सटेंड करते जाइए, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद जब बात करते हैं रिवोक, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, अब उसको खत्म करना है, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं, या फिर अगर लोकसभा रेजोल्यूशन पास कर देता है एंड डिसअप्रूव करता है उस रेजोल्यूशन में इमरजेंसी को, तो फिर इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। और ये जो डिसअप्रूव किया जाएगा लोकसभा के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके, वो सिंपल मेजोरिटी से ही रेजोल्यूशन पास हो जाए तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के क्या प्रभाव है, नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो आप देखिए एग्जीक्यूटिव लेवल पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इवन स्टेट गवर्नमेंट के पावर को भी केंद्र सरकार ओवरराइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि सेंटर जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती है, वो स्टेट के ऊपर भी लागू हो सकता है, यानी कि स्टेट के भी एग्जीक्यूटिव एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। क्योंकि भाई इमरजेंसी का सिचुएशन है ना, तो इमरजेंसी मतलब कोई वॉर हो गया दूसरे देश के साथ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक राज्य अपोज करे कि नहीं हम इस प्रकार की
चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर का स्टेट पर भी लागू हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जीक्यूटिव को सस्पेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दिया जाएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट एग्जीक्यूटिव उसका पालन करेंगे, तो फिर उसको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, उसके बाद देखिए जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट की, तो पार्लियामेंट इम्पावर हो जाता है कि वो स्टेट लिस्ट पर वो कानून बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया जाता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट भी एम्पावर्ड है। ओके, और प्रेसिडेंट कैन इश्यू ऑर्डिनेंस एज वेल ऑन द स्टेट लिस्ट। जब पार्लियामेंट एम्पावर होगा स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने के लिए, हो सकता है भाई हाउस सेशन में ना हो, तब तो वहां पर प्रेसिडेंट ही काम करेंगे, ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून वानून पास करवाना हो तब। ओके, फिर है आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है नेशनल इमरजेंसी का। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं स्टेट्स को बेस्ड ऑन द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, तो उसको कम कर सकती है या फिर उसको ट्रांसफर करने पर टेम्पोररी रूप से रोक भी लगा सकती है। ये कुछ हमने इफेक्ट देखा, इफेक्ट पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात कर सकते हैं कि लोकसभा पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए, लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म। नॉर्मल टर्म कितना होता है, 5 साल का, लेकिन इमरजेंसी लगा हुआ है तो इलेक्शन करवा पाना मुश्किल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी या फिर यूनियन लेवल पर भी। इसीलिए लोकसभा के टर्म को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कानून लाके पार्लियामेंट में हम कानून लेकर आएंगे, तो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का बढ़ाना हो टर्म या फिर लोकसभा का बढ़ाना हो, तो एक बार में 1 साल के लिए टर्म बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और फिर एक एक साल करके एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसा कि आपने जो 1970 के इमरजेंसी है उसमें भी सुना होगा, देखा होगा। ओके, फंडामेंटल राइट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो फंडामेंटल राइट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा बेस्ड ऑन द व्यू कि जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगी है वो एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगी है, या वॉर के कारण लगी है, या फिर आर्म्ड रिवेलियन के कारण लगी है। आर्म्ड रिवेलियन मतलब इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के कारण अगर लगती है नेशनल इमरजेंसी, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रिसाइड, ये सब जो बातें की गई हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। और इसके अलावा आर्टिकल 19 के अलावा अगर कोई अन्य फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है, तो आर्टिकल 369 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो अन्य फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट दीज टू, आर्टिकल 20 एंड 21। कैसे, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अलग से इश्यू करके, ये ध्यान रखना है, और एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है। ओके, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पर लगी है तो फिर ऑटोमेटिक फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन नहीं होगा, जो कि हमने एक्सटर्नल एग्रेशन में देखा। हालांकि आर्टिकल 369 का प्रोविजन आर्म्ड रिवेलियन के भी केस में लागू हो जाता है। ओके, और अभी तक बात करें कितनी इमरजेंसी लग गई है, तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। एक तो आपका 1962 में आप देखेंगे जो वॉर हुआ था, एक है आपका 1971 में, और एक है आपका 1975 में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंटशिप में। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेशनल इमरजेंसी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस कर लिया, बाकी और भी फर्दर डिटेल्स बट जरूरत नहीं थी तो हमने आपको मेंशन नहीं किया, इतना भी पढ़ के जाएंगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और कंडीशन क्या होता है प्रेसिडेंट रूल का, तो कंडीशन ये है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है विद द गवर्नर्स रिपोर्ट या फिर सेल्फ एनालिसिस विदाउट गवर्नर्स रिपोर्ट कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर
संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, गड़बड़ी हो रहा है, तो उस ग्राउंड पर स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। इससे पहले मैंने एक बात आपको नहीं बताया शायद, कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो तो लगी ही है, साथ के साथ वो पूरे देश पर भी लग सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया में भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि नेशनल इमरजेंसी लगी तो पूरे एरिया पर लगा दिया जाएगा, नहीं, जहां जरूरत है वहां पर लगाया जा सकता है। अगर पूरे देश के लिए जरूरत है तो पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये भी प्रोविजन जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ऐड किया गया था। अब चलते हैं आगे। फिर देखिए आर्टिकल 365 क्या कहता है, इफ द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर, तो एक सिचुएशन आ जाएगी जहां पर ये लगेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रही है, इसलिए इमरजेंसी लगा दिया जाए। इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब हुआ कि आर्टिकल 365 ये आपको रास्ता देता है आर्टिकल 356 इम्पोज करने के लिए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 365 पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि विद इन टू मंथ्स में अप्रूवल की जाएगी फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब इमरजेंसी लग गई, प्रेसिडेंट रूल लग गया, उसके 2 महीने के भीतर भीतर पार्लियामेंट से दोनों सदनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अप्रूवल का तरीका है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब ये होता है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि भाई अगर 50 मेंबर प्रेजेंट है तो अगर 26 ने भी अप्रूवल दे दिया तो ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है, ये होता है स्पेशल मेजोरिटी के, थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, वो हम कभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और एक बार जब प्रेसिडेंट रूल लग गई तो 6 महीने तक एक बार में लगता है, फिर 6 महीने के बाद इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसा कि हमने नेशनल इमरजेंसी में भी बात किया। लेकिन यहाँ पर एक नियम ये है कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं लगाया जा सकता, मैक्सिमम 3 इयर्स। ठीक है, तो 6 महीने लगाए, फिर 6 महीने एक्स्ट्रा अप्रूवल लेकर, तो ऐसे करके मैक्सिमम 3 इयर्स। लेकिन हाँ, 3 इयर्स मतलब 1 साल से बियॉन्ड अगर प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रखना है तो कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं जो फॉलो अप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नॉट फॉर द इनडेफिनिट पीरियड, इसका टाइम लिमिट है। उसके बाद देखिए रिवोक करने की बात हो तो प्रेसिडेंट ही इसको हटा सकते हैं। और पहला प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा था 1951 में। मैक्सिमम इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल का यूपी में लगा है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, क्या परिणाम होता है। तो एक तो ये है कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाती है, क्यों लगी भाई, स्टेट गवर्नमेंट सही से फंक्शन नहीं कर रही थी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया जाएगा और ये प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दिए जाते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो जो आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, डिसमिस कर दिए जाते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नष्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद ड्यू कंडीशन, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना कोई कंपलसरी नहीं है, कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को अगर फुलफिल किया जाता है तो डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना कंपल्सन है। ठीक है, उसके बाद लेट्स से कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाता है या फिर इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो भाई स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन कौन करेगा, तो पार्लियामेंट कर सकता है, या फिर पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा स्पेसिफाइड अथॉरिटी को दिया जा सकता है। याद रखना है कि पार्लियामेंट बना सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट अथॉरिटी को, प्रेसिडेंट को भी ये पावर दे सकती है कि वो जो है कानून बनाए। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर पावर टू मेक लॉज
फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, याद रखेंगे। और चूंकि लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है, या फिर पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को दिया तो प्रेसिडेंट के पास भी आ जाती है, तो ऐसे केस में स्टेट लिस्ट पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इश्यू कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ऑपरेट्स इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल एंड्स। प्रेसिडेंट रूल खत्म हो भी जाती है, फिर भी उस इमरजेंसी के दौरान जो आपके कानून बनाए गए स्टेट के लिए वो चलते रहेंगे। फिर बाद में अपना स्टेट लेजिस्लेचर जो चुन कर आएंगी, उनको अगर कानून हटाना है तो हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स आर नॉट डाइल्यूटेड, ये ध्यान रखना है, हाई कोर्ट के पावर को डाइल्यूट नहीं किया जाता है, कमजोर नहीं किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के टॉपिक पर। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 360 के अंतर्गत। और कौन सा ग्राउंड है कि भाई देश की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी या स्टेबिलिटी खतरे में है, तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या है, जो अप्रूवल है 2 महीने के भीतर भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, और अप्रूवल जो होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। और इसको भी इनडेफिनिट पीरियड, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल जब तक किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई 6-6 महीने पर अप्रूवल ले, एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो फिर इनडेफिनिट पीरियड पर रह सकते हैं। इसमें कोई फ्रीक्वेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो हमने प्रेसिडेंट या फिर नेशनल इमरजेंसी के केस में देखा था। अभी तक तो फिलहाल कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, डिस्पाइट के 1990s के दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, लेकिन वो मैनेज हो गई थी, तो नेशनल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर हुई, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुए, नेशनल तो 3 बार हो गई है। और फिर देखिए क्या कुछ पावर मिल जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो सैलरीज के रिडक्शन, ऑफिशियल्स के सैलरीज के रिडक्शन की घोषणा कर सकते हैं। और मनी बिल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर, ठीक है। और फिर गवर्नर जो है मनी बिल, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल पर निर्णय लेगी कि भाई एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट कर दे, ठीक है। और आप हमें बताइए कि मनी बिल को क्या रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है? अगर हाँ बोल रहे हैं तो फिर एक बार फिर से हमारे लेक्चर को देखने की जरूरत है, आपने सही से सुना नहीं इसका मतलब, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करेंगे आप, बस अब खत्म ही है। अब देखिए समरी के रूप में दे दिया है हमने आर्टिकल 53, 52, 356, 360। तो अप्रूवल विद इन 1 मंथ चाहिए, बाकी दोनों के लिए जो है 2 मंथ का अप्रूवल चाहिए। और पहले के लिए स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजोरिटी, बाकी दोनों के लिए सिंपल मेजोरिटी। और रिवोक कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी या लोकसभा रेजोल्यूशन पास करे तब भी रिवोक किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 356 में प्रेसिडेंट, मतलब तीनों केस में प्रेसिडेंट लगाते हैं, रिवोक वही करते हैं, बट पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है रिवोक करने में, ओके, ये ध्यान रखना है। फिर पीरियड आप देखिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। और फिर ये जो आपका गवर्नर प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम 3 इयर्स। और जो आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भी आपके अनलिमिटेड है, और इसमें आपका फ्रीक्वेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ तक हमने देखा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेशनल इमरजेंसी के रिवोकेशन के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं, और ये जो रिवोक करने की बात होती है, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट डिसीजन इनका रहता है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके एडवाइस पर ही ये करते हैं। या फिर लोकसभा रेजोल्यूशन पास कर दे डिसअप्रूविंग इट बाय सिंपल मेजोरिटी, तब भी रिवोक हो सकता है। तो ये थी पूरी इमरजेंसी के टॉपिक, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, बताइए आप हमें कि इमरजेंसी के प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, और जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, जो आपका नेशनल इमरजेंसी है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, और नेशनल इमरजेंसी लग जाने के बाद कितने महीने के भीतर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके साथ साथ आप हमें बताइए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के बाद कितने महीने के भीतर भीतर
अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट की तरफ से, और अगर रिवोक करना हो तो क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है रिवोक करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को, और रिवोक कौन करते हैं ये भी आप हमें बताइए। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा है और पहली दफ़ा प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा था, तो ये सब कुछ सोचकर आप हमें बताइए। और साथ के साथ ये भी बताइए कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसका इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पर क्या पड़ता है, दोनों केस में, इंटरनल और एक्सटर्नल, और वो कौन सा आर्टिकल है जिसके माध्यम से एम्पावर प्रेसिडेंट को किया जाता है कि वो अन्य फंडामेंटल राइट्स के लिए भी सस्पेंशन ऑर्डर निकाल सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या ग्राउंड है और अब तक कितने बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, ये सब कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं, बस माइंड में आप रिकॉल करते चलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।